अगर किसी ने कहा कि एक चक्कर पूरा हुआ है, छोटी छोटी काम की बातें हैं, एक चक्कर पूरा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट तुमसे कोई पूछे तो कितना बोलोगे? 0। ठीक है, बहुत भयानक जवाब 0। लेकिन अगर इसी एक चक्कर में तुमसे पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है तो हैं, इतना सोचेगा? 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। बिल्कुल सोचने लगे ना, तुम सोचने लगते हैं हम। ये बात थोड़ी ऐसी है। और कैसे सवाल पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है यहाँ से, जब हम स्टेटमेंट या छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन उसी एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। एंगल मेजर करना है ना, जहाँ से चलोगे वहीं पे आओगे, पूरा घूम जाओगे, एंगल कितना? 2 पाई। तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि चलो भाई, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 नहीं होता, वो 2 पाई होता है। ठीक है, लिख लिया, 2 बात लिख लिया, अच्छा है। अच्छा, अब थोड़ा ऐसा सवाल भी क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। बताओ कितना आंसर आया था? 0.66। सीधे बता दीजिए आप तो, पाई के टर्म में 6 आएगा क्या? हाँ, माइनस ऑफ रिटार्डेशन होगा तो सीधी वैल्यू बोलेंगे, तो माइनस ऑफ 2/3 है ना, 2/3। हाँ, 2/3 पाई बोलता मैं अभी, हाँ तो 2π/3। ओके फाइन। चलो अब दूसरा समझाऊं क्या? दूसरा अब इसमें इसने बोला था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना आया था? ये 200 पाई नहीं आ रहा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 30,000 पाई आया हुआ था और टाइम इसने दिया है 5 मिनट का, तो 30,000 पाई अपॉन 300 सेकेंड। क्या बोलो? 100 100 आ गया। 100 पाई अकाउंट क्या पूछा इसने? एवरेज वेलोसिटी, तो रेडियन पर सेकेंड। तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है घर पे? अरे यार, एक ही तो सवाल दिया था, वो भी अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया अटेम्प्ट? और तुम जाते हो कि आज़ादी के दिन तुमको बांध के कोड़े बरसाए जाएं? हाँ तो रिक्रिएट करूँ क्या? सीन रिक्रिएट करते हैं ना कोई क्राइम करने के बाद, तो गुलामी वाला सीन रिक्रिएट करूँ क्या? या फिर शोले वाला सीन, जब तक तुम्हारे पाँव चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। चलो आगे। आज एक दो अच्छी बात पहले बता देता हूँ, फिर शुरू करते हैं इसको। डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा सीखते हैं। डायरेक्शन निकालना तो भैया अब लिखो, अभी तक जो पढ़ रहे थे, बताओ किसके डायरेक्शन निकालने में थोड़े बहुत रूल लगाने पड़ेंगे? अभी तक जो आया है, रेडियस का डायरेक्शन निकालने के रूल लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी बिल्कुल नहीं। एंगुलर वेलोसिटी, उसमें रूल ज़रूर लगेगा। वो रिंग दीजिए भैया, एक रिंग होगा निशांत, एक रिंग होगा, देखना ऐसे ही खेलने वालों को कमर में लगा के ऐसे घूम। अभी जैसे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, तो हेडिंग डालिए हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसके नियम है। अब नियम बहुत आसान है, तुमको तो पता ही है। किस हाथ का यूज़ करने का? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड का यूज़ कब करोगे? हाँ, पत्थर फेंक के मारूंगा, कभी नहीं करना है। लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना कभी, सिर्फ राइट हैंड का यूज़ करना है। तो सारा कंसिडरेशन आपका राइट हैंड से होगा। और दूसरी बात किसकी है? एंगुलर वेलोसिटी की। तो तुम क्या करना, क्वेश्चन में ये तो पता ही होगा ना कि क्लॉकवाइज मोशन चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है।
तो जैसे जैसे मोशन होगा वैसे वैसे अपने फिंगर्स को मोशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके घुमाना है। फॉर एग्जांपल, अब बहुत आसान है, तुम समझते हो, जैसे मोशन या तो ऐसे हो सकता है, इस स्टाइल में हो सकता है, या तो मोशन इस स्टाइल में हो सकता है, या फिर दूसरा भी स्टाइल है। ये दोनों सिचुएशन जो है ना, इसमें रिंग ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। अभी इसमें भी रिंग ऐसे रखा हुआ है, क्या रिंग को ऐसे भी रख सकते हो क्या? अब भाई ये रिंग लेके थोड़ी जाने देंगे उधर कि मैं तो रिंग लेके जाऊंगा, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको वो थोड़ा ऐसा बना हुआ दिख सकता है, ऐसा बना हुआ दिख सकता है, वो और अच्छे से ऐसे बना हुआ दिख सकता है। हम थोड़ा इस तरीके से फील कर रहे हैं कि देखो, जब तुमको हॉरिजॉन्टल स्टाइल में दिखे ना, मतलब रिंग रखा हुआ है ऐसे ऐसे। अच्छा, अब इसमें भी स्टाइल ऐसे हो सकता है, या फिर इसमें स्टाइल ऐसे हो सकता है। ठीक है, सही है। अब आराम से ऐसे करके आ जाओ। अब इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये वाला करता है, ये वाला करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना इसमें क्या कंडीशन है। ये ऐसे रखा हुआ है, और देखना ये वाला सेक्शन ऐसे किसको लेके जाऊंगा? फिंगर्स को। जैसे फिंगर्स को ऐसे लेके जाऊंगा, देख ये ऊपर का सेक्शन, फिंगर ऐसे ऐसे घूमेगा, अंगूठा ऊपर, तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर 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 ऊपर, ये है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का डायरेक्शन ये है। अच्छा, इसमें सोचो, मान लो ये वाला जो है ये ऐसे, जैसे इसमें निशान थोड़े से बने हुए हैं, तो आप मानिए कुछ इस तरीके से, छोड़ो तुमको वहाँ से निशान नहीं दिख रहा होगा, इग्नोर करो। तुम ये सोचो, अब इसमें फिंगर्स कैसे हैं? तुम अपने फिंगर्स को एडजस्ट करोगे ऐसे ऐसे। पहले बात तुम समझना, प्लेन ऐसा है, तो यू हैव टू एडजस्ट योर फिंगर लाइक दिस। तो तुम ऐसे एडजस्ट करोगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा? नीचे। मामला है, आपको फिंगर्स को एडजस्ट करना है, फिंगर्स को एडजस्ट करना है इसके अकॉर्डिंग। जैसे तुम ऐसे फिंगर्स को घुमाओगे, दे तभी तो सब मैंने जैसे ही हो रहा है। अंगूठा नीचे, अंगूठा नीचे, दिस इज़ ओमेगा। मतलब कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है भाई, जैसे मोशन हो रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यू हैव टू टर्न योर, या फिर यू हैव टू कर्ल योर फिंगर। तो लिख लो, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिंगर्स कितने हैं तुम्हारे पास? 4 है, पागल हो क्या? 5 है, पागल है। अच्छा चलिए, तो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, भगवान ने थंब बहुत अच्छा बनाया, थंब एकदम सीधा। अबे सीधा मतलब एकदम सीधा होगा वो भी लफड़ा ही है, लेकिन तू थंब देख, एक एक्सिस जैसा फील होता है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थंब है, मतलब थंब बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, बोले तो एक्सिस, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज अ एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। तो ये दोनों जो केस बन रहा है, इसमें रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ठीक, अब जरा सोचो, अब पढ़ने के लिए ऐसा फोटो बना के फालतू टेंशन लेने का नहीं, इसको हटा दीजिए। ये दोनों अपने भाई बंधु जैसे लगते हैं, आसान महसूस होता है। इसमें सोचो, इसमें तो कोई टेंशन नहीं, क्या सोचोगे? 2-3 चीज़ पहले इग्नोर, ध्यान से देखना। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बताओ रेडियस, रेडियस, फिर बताओ वेलोसिटी। रेडियस को आर वेक्टर बोल सकते हैं, वेलोसिटी फिर बताना ओमेगा वेक्टर। इसके लिए बात कर रहा हूँ, पहले इस वाले सेक्शन की बात करो। रेडियस दिखाना होगा, फटाक से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे। तो ये अगर हमारा रेडियस वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। परंतु रेडियस भी हमने अपनी कॉपी में बना लिया और वेलोसिटी को भी अपने कॉपी में बना दिया। इसका मतलब इतना तो ठीक है कि रेडियस जिस प्लेन में है, वेलोसिटी भी उसी प्लेन में है,
और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है। ये तो ठीक है। अब उसके बाद फिंगर्स जैसे ही घुमाया तो फिंगर्स तो इसके अकॉर्डिंग घुमाऊंगा। ये कैसे रखा है तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये तो क्लियर दिख जाता है, कोई समस्या नहीं। अब फोटो इसमें तो ये भी बना हुआ है, देखो आप, बढ़िया। अब देख, अब इसमें ऐसे घुमाया, अंगूठा बाहर, इसमें कोई समस्या नहीं। अब इसमें वो भी तुम लगा सकते हो, सी से क्लॉक सी से क्रॉस, लेकिन वहाँ पे मत जाना, वो उधर ही रखना। अब इसमें फिंगर्स को घुमाओ, बाहर आया, अपना अंगूठा बाहर आया, इसका मतलब ये ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन आया है। ये तो पूरा प्लेन से ही बाहर आ गया। तो ओमेगा किसके परपेंडिकुलर आया? आर के भी प्लस इस वी के भी। इसका मतलब ओमेगा एक्सियल वेक्टर है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास टोटल कितने वेक्टर हैं? और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसा कोई रिलेशन बताओ जहाँ पे 3 वेक्टर यूज हुए हों और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए हों, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम पढ़ते हैं उसमें कहा जाता है ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, यही तो होता है। सी वेक्टर के परपेंडिकुलर ए वेक्टर, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर बी वेक्टर और सी वेक्टर ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मतलब ओमेगा का डेफिनेशन यहाँ कुछ ऐसा आएगा, ओमेगा का डेफिनेशन कुछ ऐसा आएगा जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ किया जा सके। ठीक है। अब ये भी अपने आप में सवाल है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर। बगल वाला खुद से लिख देना, बगल वाले में डायरेक्शन खुद से लिख लेना। ये लिख लोगे ना, ओमेगा कहाँ है? अंदर। फिंगर्स घुमाइए, कैसे फिंगर घुमाना है? जैसे मोशन हो रहा हो तो ओमेगा अंदर आएगा। एक रिलेशन लिखो जिसको याद रखना, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जब कोई फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना तो उसमें उसको निकालने वाला डायरेक्शन मन में सोच के बनाया जाता है, समझ रहे हो? अगर ओमेगा के डायरेक्शन को राइट हैंड फिंगर के अकॉर्डिंग सही साबित होना होगा, हमको सही रखना है ना, तो उसके लिए v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर ही तुमको लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए फिक्स बात। फिंगर्स घुमाना है ना। अब ज़रा सोचो, अब एक वेक्टर से दूसरे तरफ फिंगर घुमाना या दूसरे से पहले के तरफ घुमाने में डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। लिखना मत, सुनना बस। एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो ऊपर में ए वेक्टर, नीचे में बी वेक्टर, और इसी में अब सेम रखते हैं, ऊपर में ए वेक्टर, नीचे में बी वेक्टर, और 2 बार सोचते हैं। फिंगर्स घुमाने हैं यहाँ पे बी से ए की तरफ, अंगूठा बाहर आया ना, बी से। देखो अभी वेक्टर वाला बच्चों वाला नियम, अब तुम्हारा तो क्या था, हम क्या करते थे, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स, दूसरे वेक्टर की तरफ देख लिया, थोड़ा पाम फेस किया, फिर इसको कर्ल किया, अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर, तो इसमें रिजल्ट क्या आता? आउट। अच्छा, अगर मान लो यही काम ए से बी की तरफ, अभी हमने किसके तरफ किया है, हम बी से गए हैं ए की तरफ, लेकिन इसी में ए से बी आओ, अंदर आ जाएगा ना, तो ए से बी आ जाओगे तो अंदर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ बी से ए जाना डायरेक्शन निकालने के लिए उल्टा है बिल्कुल ए से बी जाने के। इसीलिए तुमने अगर ओमेगा क्रॉस आर के जगह पे आर क्रॉस ओमेगा कर दिया और सेम रिजल्ट एज्यूम कर रहे हो तो 5 गुने 4 और 4 गुने 5 थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। सोच, ये वेक्टर है, तो इसीलिए आपको इसको फिक्स रखना पड़ेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे टॉर्क का डेफिनेशन, आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, अभी पढ़ेंगे रोटेशन। टॉर्क हमेशा आर क्रॉस एफ से निकलेगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होने में रिजल्ट आउटवर्ड आना चाहिए।
तो वो तभी वैलिड हो पाएगा। किसी चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, रिजल्ट कहाँ आता है? आउटवर्ड। जैसे अपना वो नल, पानी का नल जब तुम खोलते हो उसको कैसे घुमाते हो? वो छोड़, बोतल कैसे घुमाते हो? एंटी क्लॉकवाइज। पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। प्रभु गौर से देखो इसको, एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा तभी रिजल्ट बाहर की तरफ देगा। तो कोई ढक्कन अगर कभी नहीं खुले तो फिजिक्स याद करना, ओहो एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिजल्ट आउटवर्ड, चलो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो उसके लिए हमेशा R क्रॉस F घुमाना होता है ताकि टॉर्क आउटवर्ड लगे। ठीक है भाई, चलो ये सब बात हम समझते हैं। तो अब अभी तक में कंक्लूजन समझिए कि हमारे पास जब ओमेगा की बात होगी तो ये सोचना है अपना। ठीक है, आसान है। ओमेगा कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है अपने पास एक एक करके उसके ऊपर बात करता हूँ मैं। पहला तो एक छोटा सा सवाल जो मैंने तुमको करा दिया कि V ओमेगा और R म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, और उसके बाद से जब भी अपने को रिलेशन इनके बीच चाहिए होगा तो V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R से निकलेगा। ये सवाल अपने को पता होना चाहिए। फिर एक बढ़िया सवाल और ध्यान में आता है, लेकिन उसके लिए वही फ़ोटो बनाऊंगा जो हमने पहले बना रखा था। एक बार आपको पहले समझाता हूँ क्या है मामला, समझिएगा क्या है मामला, समझिएगा। ये रॉड है और इस रॉड की लंबाई L है। उस रॉड के लिए मैंने कुछ पॉइंट मार्क करे, कुछ रॉड के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क करे। रॉड का एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ लिया। चाहो तो डायग्राम मेरे साथ साथ भी बना सकते हो, लेकिन बस ध्यान देना डायग्राम ऐसे बनाना है। आप भी लिख लीजिए पेन से और उंगली से मिटा दीजिएगा, कोई बात नहीं, तुम पूरा ही बना लो, पूरा बना लो। रॉड है, रॉड की इनिशियल कंडीशन यहाँ पे है और रॉड की फाइनल कंडीशन यहाँ पे होगी। एक क्लास के बाद रात को प्रैक्टिस सेशन लगेगा सर्कुलर मोशन का, पावर वाले स्टाइल में, तेज स्पीड में खूब सारे सवाल करेंगे। रॉड ऐसे घूमेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ। फोटो बना लीजिए, फिर मैं सवाल पूछ लूँ। बना लिया? अब बात समझिए। एक पॉइंट नंबर 1 है जो अब वहाँ चला गया, पॉइंट नंबर 2 है जो वहाँ चला गया, पॉइंट नंबर 3 है जो वहाँ चला गया। अब पूरी बात याद करो, पुरानी बात। रॉड पहले यहाँ पे था, रॉड पहले यही मार्कर मानो, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ मुड़ गया, पहले यहाँ पे था यहाँ मुड़ गया। सबसे ज़्यादा एंगल किस पॉइंट का बना है? सबका एंगल सेम है, सबका एंगल सेम है। एंगल सेम मतलब थीटा सेम है। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे दो लाइन के बीच का एंगल यहाँ लूँगा 10 डिग्री, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, 50, ऐसे नहीं। लाइन के बीच के एंगल वो तो सेम रहेगा, थीटा सेम है, थीटा सेम है। अब सुनना, मान लो अभी घड़ी में मान लीजिए 4:45 हो, घड़ी बंद हो गई क्या? सही है, 4:45 हो। इतना जल्दी समय है? वही तो मैं भी अपने में, इतना टाइम कैसे हो गया? 4:45। अब जरा सुनना, और ये बात 4:46 की अगर हो रही है, 4:46 की हो रही है, सबसे ज़्यादा टाइम किस पॉइंट को मिला है? सेम मिला है ना, चलो इतना ठीक है। थीटा सेम, अब तीनों के लिए टाइम सेम, और थीटा और टाइम पे डिपेंड करने वाले को क्या बोलते हैं? ओमेगा। चूँकि ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम, इसीलिए ओमेगा चूँकि थीटा अपॉन टी होता है, तो अब मजबूरी हो गई कि ओमेगा को भी सेम होना पड़ेगा। स्टेप क्लियर है? पहले हमने थीटा सेम किया, फिर ये टाइम सेम, और तीसरा कारण था ओमेगा सेम।
अब फिर वही पुरानी बात बोलूँगा, पूरा रॉड तो रोटेशन करेगा क्योंकि रॉड इज़ अ रिजिड बॉडी, लेकिन रॉड के जितने भी पॉइंट हैं, हमने तो मात्र 3 लिए हैं, तो हर पॉइंट करेगा सर्कुलर मोशन और हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग होगा। अब रेडियस तो यहाँ से शुरू करिए, इसका रेडियस अलग, दूसरे का रेडियस अलग और तीसरे का रेडियस अलग, तीनों पॉइंट के रेडियस अलग अलग होंगे। अब सोचो v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के हिसाब से ओमेगा r, चौथी बात कह रहा हूँ, v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r, चूँकि r डिफरेंट है, ओमेगा सेम है, तो क्या हुआ, r चूँकि डिफरेंट हो गया, इसीलिए मजबूरी हो जाएगी कि इस लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंट होना पड़ेगा। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो ये अपने आप में एक सवाल था कि आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3, तो आंसर है 1। बट फाइंड द रेशियो ऑफ V1, V2 एंड V3, तो डिपेंड करेगा R1, R2, R3 का क्या वैल्यू है। सही है, तो यहाँ से इस बात को समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नोट कर लो, नोट कर लो। पूरा रॉड तो रोटेशन करेगा, लेकिन उस रॉड के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। मान लो इन सारे रॉड में हमने छोटे छोटे 3 बल्ब लगा दिए, 3 बल्ब लगा दिए, ये एक रॉड था, इस एक रॉड में 3 बल्ब लगा दिए, बिल्कुल अंधेरी रात हो और इसको यहाँ पे ठोक के और इसको घुमाया जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बल्ब सर्कुलर मोशन में घूमते हुए दिखेंगे। तो ये बात, तो ये छोटी सी कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल इससे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखना लिखना लिखिए, अ सॉलिड बॉडी rotates about a stationary axis with angular retardation alpha equals to k रूट ओमेगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू के रूट ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, के कांस्टेंट है, कहने की आवश्यकता ही नहीं। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट, फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट if initial angular velocity is omega naught।
देखिए इसने बोला रिटार्डेशन, मतलब इसने अल्फ़ा सही में क्या दिया है, माइनस ऑफ के रूट ओमेगा। अब यहाँ से आप इसको एक तरफ कर लो तो ये आएगा डी ओमेगा अपॉन रूट ओवर ओमेगा इक्वल्स टू माइनस का के डी टी, माइनस का के डी टी। अब ये लिखा हुआ है ओमेगा का पावर माइनस का 1/2 डी ओमेगा इक्वल्स टू माइनस का के, और ये तुम्हारा है डी टी। लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की लिमिट रखते हैं। अब आप देखो शुरुआत में यानी कि t बराबर 0 पर ओमेगा था ओमेगा नॉट, इसलिए तो हमने एक तरफ t कर लिया और एक तरफ ओमेगा, लिमिट रखने में आसानी हो। और बाद में किसी टाइम t पे बॉडी रुक गई है, रुक गई है बोला, रुक गई है या सीधा कुछ पूछा, रुक गई है, रुक गई। अब इंटीग्रेशन आसान है, आप जीनियस हैं, एक लाइन लिख देता हूँ। ओमेगा -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1, बढ़िया। अब लिमिट वही ओमेगा नॉट से लेके 0 तक और बराबर माइनस का के, यहाँ सीधा t लिख दूँ क्या? अब बताओ, अब कहानी नीचे, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, देख ये क्या लिखा हुआ है 1/2, ऊपर में भी 1/2, तो भाई देख ये लिखा हुआ है 1/2 और ऊपर में भी लिखा हुआ है पावर में 1/2, सही। अगला लिख रहा हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या इसको 2 रूट ओमेगा लिख सकते हो? अब देख भैया लिमिट डालने की बात है, तो ओमेगा नॉट से 0 बराबर माइनस का के टी, माइनस का के टी। अब बाकी कार्यक्रम यहाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपर माइनस लोअर। अब देखना यहाँ पे एक बार 0 माइनस कितना ओमेगा नॉट, तो क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा नॉट 2, माइनस उड़ा देना, टी की वैल्यू आ गई, सही है। कितनी आ गई वैल्यू टी की? हाँ लिख लीजिए सब लोग, शुद्ध रूप से इंटीग्रेशन है 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, शुद्ध रूप से इंटीग्रेशन है 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, शुद्ध रूप से इंटीग्रेशन। जिसको इंटीग्रेशन आएगा उसके लिए आराम से नंबर आ गए। अब देखो ये सवाल वही है, पिछला वाला ही सवाल है, जो देख रहे हो ना, पिछला वाला ही सवाल है। इसमें बताओ ज़्यादा डिस्टेंस किस पॉइंट को ट्रेवल करना पड़ा? ज़्यादा डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल 3 यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, इतना क्या 3 को ही करना पड़ा है। तुम सोचो कौन पॉइंट पहले जहाँ था, जैसे मान लो इसी को बताओ, मान लो यही रॉड है और ये पहले यहाँ रखा हुआ था, सारे पॉइंट ओरिजिन के टच में थे, मतलब फ्लोर के टच में थे, अब ये खड़ा हो गया, तो अब ये दूरी तो सारे पॉइंट की अलग अलग हो रही है ना। ये पॉइंट, अच्छा कोई आदमी है यहाँ खड़ा हुआ होगा, वो नाव वाला झूला देखा है तुमने, नाव वाला झूला, क्या उसमें हर आदमी को सेम ऊंचाई झूलने का मौका मिलता है? नहीं, जो सबसे टिप पे होता है वो वहाँ होता है, वहाँ होता है। और जब हम झूलते थे तो मन करता था कि सबसे यहाँ पे खड़े रहें ताकि खूब ऊंचा जाने का मौका मिले, खूब ऊंचा जाने का मौका मिले। अब ज़रा सोच के देखो, अब यहाँ वाला है तो ये वाला ज़मीन से सबसे ज़्यादा ऊंचा चला गया, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करी सबसे दूर वाले ने। टाइम तो सेम है, लेकिन टाइम सेम है और दूरी ज़्यादा तय कर ली, मतलब वो तेज़ है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसीलिए तुम ऐसे भी सोच सकते हो, चूँकि डिस्टेंस सबका अलग अलग है तो सबसे ज़्यादा दूरी है 3 का, और सबसे ज़्यादा दूरी अगर सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, मतलब मान लो टाइम लग रहा है 5 मिनट और मैं चला जाता हूँ 10 किलोमीटर और तुम जाते हो मात्र 1 किलोमीटर, तो मैं तेज़ हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है। तो इसलिए आप वैसे भी सोच सकते हो 3 का आर्क लेंथ ज़्यादा है, 3 का डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा टाइम सेम, इसलिए स्पीड ज़्यादा।
नाव वाला झूला झूले हो? मज़ा आता है। और मुझे नाव वाले झूले में ही मज़ा आता है। एक झूला होता है कन्फ्यूजन वाला, जो नीचे से ऊपर तो जाता है, ऐसे करके नीचे से ऊपर तो गया, ऐसे उसमें लोग को पैक कर देते हैं, वहाँ जाके वो कंफ्यूज रहता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करूँ नहीं करूँ। देखा आपने, लोग उसमें पैक रहते हैं, उल्टे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वहाँ से वो कंफ्यूज होते होते इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। देखिए बढ़िया सवाल। इसमें कहा है एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में कहा है। रुक जाओ, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद से बात करें। ऐसे तुमको ये सब कुछ आता है। बताओ सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था तुमसे एक्सीलरेशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है एसी और एक होता है एटी। एसी का काम होता है डायरेक्शन बदलना और एटी का काम होता है स्पीड बदलना। ये बात बहुत काम की है और उसी से रिलेटेड एक सवाल है, आप जानते ही हैं, तो सीधा सीधा सवाल लिखते हैं। लिखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर इन हटा दो, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इन हटा दो, फिर लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल लाई इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, इन द प्लेन ऑफ द सर्कल। पहला लिखो आर वेक्टर, दूसरा लिखो वी वेक्टर, तीसरा लिखो ए वेक्टर, चौथा लिखो एटी वेक्टर। एटी मतलब ये। पांचवा लिखो एसी वेक्टर। और तुमसे पूछा है कि इन सब में से प्लेन ऑफ द सर्कल में कौन लाई करेगा, प्लेन ऑफ द सर्कल में कौन लाई करेगा, आर, वी, ए, एटी या एसी? आर, वी, ए, एटी या एसी कौन लाई करेगा? हाँ, मल्टीपल भी हो सकता है। प्लेन ऑफ द सर्कल में कौन लाई करेगा इन सब में से? सब लाई करेगा, सब लाई करेगा, सब। देखिए सर्कुलर मोशन, आर में तो कोई समस्या ही नहीं, वी में भी कोई समस्या ही नहीं, माना मोशन ऐसे हो रहा है। आर और वी में कोई समस्या नहीं है, प्लेन में ही है। अच्छा, रही बात एक्सेलरेशन की, तो भाई देखो एटी या तो वी के लाइन में हो सकता है या वी के नीचे हो सकता है। माना मैंने कि इसी के लाइन में एटी है, भाई एटी या तो वी के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि उसको बदलना है। अच्छा, एसी हमेशा कहाँ होगा? सेंटर की तरफ, तभी तो सेंट्रीपिटल है। अब नेट रिजल्टेंट जो होगा एटी और एसी का, जो होगा ए, सब इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। एटी और एसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये रहा एसी, नहीं, ये रहा एटी, ये रहा एसी और ये रहा ए नेट, जिसको तुम ए बोलते हो। तो सोचो, जब भी तुमसे कोई ए नेट पूछेगा तो अंडर रूट एटी का स्क्वायर और साथ में एसी का स्क्वायर करोगे, बात बन जाएगी, बन जाएगी बात। अब मेरे साथ साथ सोचना, किसी ने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी ने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वो क्या चाहता है? स्पीड कांस्टेंट रहे। तो वो चाहता है कि स्पीड नहीं बदले, वो चाहता है स्पीड नहीं बदले। इसका मतलब जो स्पीड बदल रहा था उसी को हटा दो। स्पीड बदल रहा था 80, 80 हटा दो, मतलब तुम 80 को कर दो 0, अपने आप स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। पूरा सर्कुलर मोशन मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा था, तो लगातार होता रहेगा। तो चलो 80 तो 0 कर दिया, एसी भी 0 कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं भाई। एसी तो डायरेक्शन,
ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ये AC जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि AC ही था जिसके कारण वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को बदलता रहता है, और बिना वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदले सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए AC का जीरो होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो जब हम ट्रांसलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो बोलते हैं, काम चल जाता है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना, कौन, जब तुम पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, तो क्या सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है? आंसर है नहीं। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है? आंसर है नहीं। हाँ बोलने वाली थी, नहीं तुम्हारा मुंह खुला था, उससे पहले मैंने बोल दिया। हाँ कैसे? अभी तो बोल रहा हूँ, कहाँ है शरीर यहाँ, आत्मा कहीं और, वो झूला झूल रही है, बिठा दूंगा उसी वाले झूले पे। अब सुनो ध्यान से भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट जीरो होगा, उस कंपोनेंट को AC बोलते हैं? नहीं, AT बोलते हैं। AT एक्सेलरेशन है और इसका काम है डायरेक्शन बदलो? नहीं। AC एक्सेलरेशन है, इसका काम है स्पीड बदलो? नहीं। AC एक्सेलरेशन है, इसका काम है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बदलो? कोई मतलब ही नहीं है। AC का काम है वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदलो। समझ रहे हो? अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन जीरो कर दूंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तुम समझे ही नहीं। अब फिर से दूसरे स्टाइल में पूछता हूँ, एक्सेलरेशन जीरो कर दूंगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सही बात है। एक्सेलरेशन जीरो कर दूंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो कर दूंगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है G, और G ही नहीं लगेगा तो काहे का प्रोजेक्टाइल। समझ रहे हैं? तो थ्योरेटिकल सवाल देखो, अभी खड़े खड़े 50 बन सकते हैं, और बस घुमा फिरा के पूछने की बात है। अब इसमें इसीलिए तुम समझो सर्कुलर मोशन ने अपने आप को बहुत बड़ा स्पेस दिया है कि आप मेरे से थ्योरी पूछो, इसलिए पूछा जाएगा, तो इसमें कोई भी बात नहीं। अब आपका दिमाग वहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है, तो बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जीरो हुआ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मान गए। अगर मुझे सर्कुलर मोशन का नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो √AT² प्लस AC² करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लो सर्कुलर मोशन चल रहा है और मेरे से कहा जाए, एक क्वेश्चन ही करते हैं तब मज़ा आएगा। लिखो तो लैंग्वेज लिखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, a particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed, time period is, आगे फुल स्टॉप लिखना, टाइम पीरियड इज 0.2 पाई सेकेंड, ये टाइम पीरियड है। 0.2 पाई सेकेंड ये टाइम पीरियड है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सुन लेना थोड़ी देर, उसके बाद तुम करना इसको, पहले सुन लो। सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताओ। 2 सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन। एक ये कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ और वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा। दूसरी बात कि सर्कुलर मोशन को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है mv²/r की, और ये रिक्वायरमेंट कोई फोर्स पूरा करेगा।
या तो वो कोई एक फोर्स होगा या एक से ज़्यादा फोर्स का रिजल्टेंट होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा या सेंटर से दूर लग रहा होगा लेकिन रेडियस के अलोंग लग रहा होगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्या तुम समझे मैं क्या बोला? क्या तुम लिख लोगे इस बात को? एक बार और बोल देता हूँ, लिखना नहीं, सुनना लिखना खुद से। सर्कुलर मोशन ऑलवेज नीड्स mv²/r and this requirement is fulfilled by either any of the forces or the resultant of forces acting along radius। दोबारा नहीं बोलूँगा। लिख लिया? अब बात समझिए। सर्कुलर मोशन को अब अच्छे समझाता हूँ। देख, ये एक न्यूटन्स लॉ में चलते हैं। ये कोई ब्लॉक है और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक ऐसे करता हुआ सर्कुलर मोशन करे। इसको तुम बोलते हो ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसको तुम घुमाओ, अब घूम रहा है। किसी ने कह दिया क्वेश्चन में कि भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए? mv²/r चाहिए। अब सबसे पहले ढूंढेंगे ये देगा कौन? मैं कुछ लिखाने वाला हूँ, लिखो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लिखो स्टेप 1। हमेशा ये पूछो, किससे पूछो? बगल वाले से। किससे पूछेगा भाई? हमेशा खुद से ही। हमेशा ये पूछो कि mv²/r कौन देगा? mv²/r कौन देगा? ठीक है। अब ये तो पता ही कोई ना कोई फोर्स ही देगा, तो ये पूछना है mv²/r कौन देगा। बगल में लिख दो कोई ना कोई फोर्स ही देगा, कोई ना कोई फोर्स ही देगा। ठीक है। अब तुम देखना दिमाग लगा के, कोई ना कोई फोर्स ही देगा, लेकिन इधर उधर वाले फोर्स नहीं देंगे जो रेडियस वाली लाइन पे होंगे, या तो सेंटर की तरफ या सेंटर वाले से दूर, मतलब रेडियस वाली लाइन पे, तभी तो नेट फोर्स निकाल पाओगे। सोच, लिख लो ब्रैकेट में रेडियस वाली लाइन वाले फोर्स, रेडियस वाली लाइन के फोर्स होने चाहिए। एक तो बात ये है। अगला पॉइंट, नेट फोर्स जो होगा, लिखो नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए। नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए, या फिर ब्रैकेट में लिखो बचना चाहिए। नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ बचना चाहिए। ये लिखने से बात नहीं बनेगी, लेकिन जब तुम सीख लोगे फिर इसको पढ़ोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ ज़्यादा फोर्स आएगा, तब नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ बचेगा और वही देगा mv²/r। मैंने बोला है नेट फोर्स, वो घटा घुटा के बचेगा कुछ। अब देखना कैसे, यहाँ की कहानी समझना। यहाँ पे नीचे कौन लगेगा? mg, और ऊपर लगेगा टेंशन। मैंने क्या बोला है? नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए। ईमानदारी से बताओ ज़्यादा कौन?
टेंशन। अब डाउट नहीं है ना, बिल्कुल हमेशा नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही चाहिए। मान लो ये 50 है, ये 30 है, मुझे नेट फोर्स सेंटर की तरफ कब मिलेगा? जब 50 और 30 मिलेगा तो नेट फोर्स कितना मिल गया? 20। तो नेट फोर्स बचाना सेंटर की तरफ, यही लिखाया था कि मुझे तो हमेशा नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए। अब बताओ मुझे क्या चाहिए था? mv²/r। कौन देगा? टेंशन नहीं, टेंशन में से mg घट के नेट फोर्स देगा रेडियस वाली लाइन पे, तो वो लिखाएगा। अब इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है कि भाई मैं mg में से t घटाऊं या फिर t में से mg घटाऊं, तो तुरंत पुराना सेंटेंस याद आना चाहिए कि मुझे तो सेंटर की तरफ ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो पक्का t में से mg घटाऊंगा, तो तुरंत इसको हटा देंगे और कोई डाउट नहीं बचेगा, t में से mg ही घटेगा। प्रैक्टिस से याद हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं लिखोगे? ये तो मैंने सिचुएशन नंबर 1 बनाया। 1 के लिए बनाया। अब जरा सोचो, ये घूमता हुआ यहाँ आ गया है, ये घूमता हुआ यहाँ आ गया, तो भाई अब तो टेंशन इधर, mg इधर। अब बताओ रेडियस वाली लाइन पे सिर्फ t लग रहा है, सिर्फ t, तो आज सेंट्रीपिटल फोर्स जो मुझे mv²/r चाहिए वो सिर्फ t देगा। ये सिचुएशन नंबर 2 की कहानी हो गई, ये सिचुएशन नंबर 2 की कहानी हो गई। बात पूरी समझने की है। फिर जब तुम तो भाई हर एक सिचुएशन लिखना तरीके से, तुम समझे? एक बार t माइनस mg आ रहा था, एक बार सिर्फ t आया। मान लो ये ऊपर ऐसे चला गया, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे, अभी ऐसे माहौल बना रहे हैं, वो तो लास्ट में पढ़ेंगे। मान लो हम ऐसे आ गए, ऐसे आए हुए हैं, अब t नीचे, अब mg नीचे, अभी पूरा रॉड ही मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हैं। अभी अगर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई रस्सी वस्सी नहीं, मान लो रॉड है, अब t भी नीचे और mg भी नीचे, आज दोनों जुड़ के देंगे mv²/r। कभी मम्मी ज़्यादा पैसे दे रही थी, पापा ने कहा थोड़ा कम करो, कभी मम्मी ने अकेले दिए, कभी दोनों ने मिल के दिए, और कभी कभी मौसा मौसी भी आ गए, वो भी देते हैं। मेरे हिस्से में ऐसा कभी नहीं आया, मेरे में मौसा मौसी वाला चैप्टर ही नहीं है। मेरे एक भी रिश्तेदार काम के नहीं है। दे ऑल आर यूजलेस, ऑल आर यूजलेस। एक होता है यूजलेस, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें गोबर भी आता है। एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कभी यूज में ही नहीं कर सकते, पोटी, तो उस वैरायटी में हैं लोग। तुम लोगों के रिश्तेदार अच्छे होंगे। मामा किस किस का अच्छे हैं? मामा, राइट, मामा अच्छे हैं। मामा, मैंने तो अपने मामा को देखा ही नहीं साला, देखा भी होगा तो अब तो याद भी नहीं। मतलब मामा कोई नालायक हो सकता है उसका, और सुपर नालायक जो होता है ना, जैसे मतलब विलेन की भी कैटेगरी होती है। ये धीरे धीरे निकलते हैं ना फिल्मों में, पुराने फिल्मों में देखना, पहले एक आता है, अंत में दिखाते अच्छा ये था। तो हमारा मामा उस लेवल का है, उस लेवल का है, मतलब वाहियात की एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी है, वो एक्सट्रीम क्वालिटी है। चलिए अब आप समझिए बातों को। अगर मान लो अगर ये रस्सी यहाँ आ जाती, तो यहाँ आ जाती
तो ये बात वही बताएंगे पीछे वाले भैया। बताइए तो इस सिचुएशन में इनमें से किस सिचुएशन के जैसा रिजल्ट नहीं आएगा? ऊपर और नीचे वाले जैसा नहीं आएगा। तो किसके जैसा आएगा? इस वाले जैसा आएगा। क्यों उसके जैसा कैसे आएगा? इसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर है। क्या उसका टेंशन दूर नहीं लग रहा है? बात सही, बट टेंशन इधर और mg इधर। तो आगे क्या लिखूं? T इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि अच्छा mg क्यों नहीं काउंट कर रहे यहाँ और यहाँ क्यों नहीं काउंट किया? हमको तो सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। अगर मैं बीच में किसी पॉइंट पे छोड़ देता तो कंपोनेंट करते क्या? वो होमवर्क में दूंगा। बीच में किसी पॉइंट पे करेंगे, अगर उस mg का कंपोनेंट रेडियस के तरफ आ गया तब वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अब तुम सोचो, ये mv स्क्वायर बाई आर, इसका नाम है बस सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा होता है फोर्स से, पूरा होता है फोर्स से। तो यहाँ पे इसको तुम बोल सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv स्क्वायर बाई आर है। मतलब कुल मिला के mv स्क्वायर बाई आर एक रिक्वायरमेंट है जो किसी न किसी फोर्स से पूरा होता है, जो नेट लगना चाहिए सेंटर की तरफ। इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बोलता है तो ऐसे बोलता है। अब ज़रा सोचना, यहाँ से ये mv स्क्वायर बाई आर है, इसको मैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर रख दूँ तो m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे से r, इससे ये काट दूँ तो ये क्या बच गया? m ओमेगा स्क्वायर r है ना, बचा m ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरी तरफ बचा mv स्क्वायर बाई आर। दोनों एक है, दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो। जिस भी फोर्स की इस तरफ बात हुई थी उस सारे फोर्स को तुम मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन की बात हो जाएगी। तो तुम सोचो ऊपर वाले में भी अगर सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए अपने को तो मास हटा दो तो a बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। ये दोनों कौन से एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छे से लिख लेना, ये दोनों तो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं भैया, और ये दोनों तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अब दो है, मान लो कभी सवाल में उसने टाइम पीरियड की बात करी, ओमेगा की बात करी तो इसको लगा देना चाहिए, और लीनियर वेलोसिटी की बात करी तो इसको लगा देना चाहिए। एक सवाल तुमको मिलेगा ग्रामोफोन वाला, ग्रामोफोन समझते हो? जैसे 3 इडियट में वो जो गाना सुनता है ना, ये होता ना ओपेरा, वो जो बजता है इतना बड़ा उसका रहता है, बहुत इतना बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा उसका कैसेट्स, वो जो बजता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रामोफोन। तो कहते हैं कि भाई उस पर एक कोई ऐसी बैठ गई कोई चिड़िया नहीं मतलब कोई कीट पतंग, और वो ग्रामोफोन घूमता है वो, तो उसके साथ साथ वो घूम रहा है। तो ज़रा सोचो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? सोच के देखो, तुम बात विजुलाइज नहीं कर पा रहे। सपोज़ करो यही ग्रामोफोन है और यहाँ पे ये घूम रहा है ऐसे करके, ऊपर वाला पोर्शन देखना बस, ये घूम रहा है ऐसे, और इसके ऊपर कोई है जो इसके साथ साथ घूम रहा है। अगर ये बहुत चिकना होता तो तुम घुमाते हो फिसल के गिर जाता, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? अब उसकी सिचुएशन को समझो, अगर वो ऐसे है और ये घूम रहा है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर अगर घूमना है, अब ये आराम से अगर इसको समझो, ये है और ये अगर इसके ऊपर घूमेगा, इसके ऊपर अगर ये घूमेगा तो इसके फोर्स डायग्राम बना सकते हो? कौन कौन से फोर्स लगेंगे? पहले तो mg लगेगा नीचे और नॉर्मल लगा ऊपर, बैलेंस होके ख़त्म हो चुके हैं। अब लेकिन इसको घूमना भी है। जब इसको घूमना है, मान लो मेरा अंगूठा सेंटर है,
नहीं नहीं, पहली बात अब चाहिए इसको फ्रिक्शन। अब बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना पड़ेगा? ना 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 ना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अच्छा ये तुम बोल रहे हो ना, देख अगर इसको मैं बिना फ्रिक्शन के घुमाऊँ फिसल के गिर जाएगा कि नहीं? तो ये गिरना तो बाहर चाह रहा होगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, तो ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ। ये तो एक सोच है जो आता ही नहीं मन में। दूसरा जो आसानी से आएगा वो सोचो। पहली बात, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, बैलेंस हो गए, खेल खत्म, उसके तो सोचना ही नहीं है। बचता कौन है अब? फ्रिक्शन। हो रहा है सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन होना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब फ्रिक्शन के अलावा कोई उपाय नहीं है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर की तरफ ही चाहिए, तो फ्रिक्शन की मजबूरी है, उसको सेंटर की तरफ ही लगना पड़ेगा। तो सवाल कैसे सॉल्व होगा? सवाल दूंगा होमवर्क में, देखना भाई। मुझे चाहिए था mv²/r, फ्रिक्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? mv²/r। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? हाँ, म्यू के एन या फिर म्यू एन, ठीक है, म्यू एन बराबर mv²/r। एन नहीं, क्या बोल दूंगा? mg, खेल खत्म, बन गया सवाल। तो आपको ऐसे जो तुम ऐसे ना ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये फोर्स तो कैंसिल हो गए, जो कैंसिल होगा उसकी बात ही नहीं होगी। अब मुझे फिर भी घुमाना है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन की मजबूरी है, सेंटर की तरफ लगना पड़ेगा। इसने तुमसे पूछा था कि पार्टिकल मूव इन ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर बोला मैंने, मीटर बोला था, ठीक है ठीक है। अब आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा दोस्तों? ए होता है √AC² + AT²। इसने कह दी कि भाई स्पीड ले लो कांस्टेंट, है ना, 80। ए बराबर √AC², साथ में ये तो 0 ही हो गया। अब AC मेरे मन में दो विचार आए। एक तो आया मेरे पास mv²/r सोचने का, ठीक है, और एक आया मेरे पास कि v को मैं r ओमेगा पुट कर दूं, v को मैं पुट कर दूं r ओमेगा, तो ये बन जाएगा m r² ओमेगा², नीचे r, इससे काट दूं तो ये बन जाएगा m ओमेगा²r, और एक बन गया mv²/r। यहाँ से मैं a निकालूंगा तो v²/r और या फिर ओमेगा²r। अब ये दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, मैं इसमें से कौन सा लगा सकता हूँ? फ़ायदा है, फ़ायदा है, क्योंकि टाइम पीरियड पूछा है ना, इससे भी आंसर आएगा, घूमना फिरना पड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि मैं यहाँ पे ओमेगा² लगा दूँ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल से पूछते हैं अगला इन्फॉर्मेशन। फिर इसने कहा है कि आपके पास मैं टाइम पीरियड दे रहा हूँ 0.2 पाई, तो ये एक तरीके से हिंट दे रहे हैं ओमेगा निकालने का। ओमेगा होता है 2 पाई/t, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन कितना था? 0.2, हटा दो 10 आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 10 रेडियन/सेकेंड। जस्ट पुट इट एंड गेट द आंसर। आर को कितना रखोगे? हाँ बिल्कुल, R = 5/100। R सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब AC की वैल्यू 5 आई, अब AC 5 आया, सॉल्व कर लो।